नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। वीकेंड का टाइम है और आज का बड़ी हॉट न्यूज़ है, जिसके ऊपर बात करनी है हमने। बिल्कुल, बिल्कुल, वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सच्ची में क्या उनको निज्जर को लेकर जो 4-6 लोग इतने साल बाद गिरफ्तार कर लिए हैं और अब कह रहे हैं कि ये तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं क्या? किस तरह से देखा जाए इस बात को? सबूत लेकर आ रहे हैं क्या इस बार जस्टिन ट्रूडो? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक मौका है ट्रूडो के पास, लेकिन मैं ये वीडियो आपके साथ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि उसको भी अक्ल तो है नहीं। तो मैं कहता हूँ थोड़ी-सी अक्ल हम खुद ही दे देते हैं क्योंकि उसे कुछ भारतीयों के बारे में समझ नहीं आती है। उसके पास इतना बड़ा कार्ड आ गया है कि वो बीजेपी के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं रहे। अभी तक तो उन्होंने ये बोला है कि जो हमने सबूत बोला था कि भारतीय एजेंसीज़ इन्वॉल्व्ड हैं और ये हैं, वो हमें पता लग गया है, हमने 3 आदमी पकड़ लिए। समझ आ गया। लेकिन इतना बेवकूफ़ी वो कर लेंगे, मुझे इस बात की समझ नहीं थी। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। और ये आपकी जो वीडियो है मुझे लगता है कि जैसे निज्जर है, पन्नू है, कैनेडियन है, ट्रूडो है, ये सब देखते भी हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि उसको पता भी लगे कि भई इसके अंदर बीजेपी का डायरेक्ट हाथ है। वो दिखता है जो 3 लोग पकड़े गए। वो कैसे? क्योंकि उनमें से एक बंदे का नाम कमल है। तो कमल का मतलब तो बीजेपी के लोग हो गए। तो ये चीज़ ट्रूडो को पता होनी चाहिए कि इस कार्ड को बड़े आसानी से वो यूज़ कर सकता है, यूनाइटेड नेशंस में जा सकता है, कि देखिए बीजेपी का डायरेक्ट हाथ है, इसमें रॉ का हाथ भी नहीं है। रॉ का हाथ तो बाद में आता है, सबसे पहले आता है कमल। तो वहाँ पे जाके बोल सकता है कि देखिए इसमें तो अमित शाह, डोवाल और मोदी जी ये सारे भी इन्वॉल्व थे, तभी इन्होंने कमल को भेजा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो ये अब यूनाइटेड नेशंस के लिए मुद्दा आ गया। पहले भी इसने बोला था जाके यूनाइटेड नेशंस में, हमारे यहाँ पर आकर रॉ के आदमी बम मारते हैं, हमारे पास सबूत है। जो 1 साल से वो सबूत दे नहीं पाया। अब अगला सबूत जो आएगा वो बीजेपी के ऊपर डायरेक्ट अटैक है कि कमल पकड़ा गया। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरा बात, जो ये बिश्नोई गैंग के लोग हैं, ये भी प्रूव होता है कि 3 आदमी हैं, तीनों बिश्नोई ग्रुप के आदमी हैं। हुँ, उनकी आपस में राइवलरी थी, तभी ये काम हुआ है। लेकिन टोडोमल है, मैंने पहले बोला, अक्ल कई लोगों को उम्र बढ़ने पे भी नहीं आती है। तो इसने क्या कर दिया, अभी भी जो कैनेडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है, वो यही है कि रॉ ने बिश्नोई गैंग के आदमियों को यूज़ किया है निज्जर को मारने के लिए। भाई प्रूव हुआ नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट अभी दी नहीं, इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई नहीं और ट्रूडो मल कूद पड़ा, देखो जी प्रूफ आ गया, जो मैं बोल रहा था वो सही हो गया है। बल्कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि कौन-सा लिंक कहाँ पे जोड़ रहा है, जबकि जोड़ना कमल को चाहिए था। बिल्कुल। आप बिल्कुल सही आइडिया दे रहे हैं उनको, लेकिन आप ये देखो कि खालसा दिवस हुआ अभी 4 दिन पहले। ट्रूडो मल को वहाँ स्वॉर्ड भी दी गई, वहाँ पर नारेबाज़ी भी हुई खालिस्तान के समर्थन में। ट्रूडो ने भी कहा कि हाँ भई, उसको भी तो वोट बैंक की राजनीति करनी है, तो कह दिया कि देखिए जी, हम तो आपको हर जगह प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अब उसके 4 दिन के बाद ऐसा क्या हो गया कि सबूत भी आ गए इनके हाथ में निज्जर के? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन बहुत देर से चल रही थी। ये तो हुँ, उन्होंने पहले भी बोला था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम सर्वेलेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, हर एक कंट्री को हक होता है, जैसे हमारे पास एनआईए है, हम भी लगे रहते हैं, साल-साल, 2-2 साल लगे रहते हैं किसी को पकड़ने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं है, एवरीबॉडी डज़ इट। ये भी लगे हुए थे कि इनको शक था कि ये तो 3 लोग जो इन्वॉल्व्ड थे, ये पूरे निज्जर के मामले में, वही उग्रवादी जिसे हमने मिट्टी में मिला दिया। हमें मतलब कि कमल ने। तो हुँ। जो ये 3 लोग हैं, इनके ऊपर सर्वेलेंस बहुत देर से चल रही थी। ठीक है? उनके पास जब जैसे ही धरा गया या इनके पास कोई सबूत होंगे, देखिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज़ होती हैं, जब उनके पास कोई पुख्ता सबूत आते हैं, कोई फ़ोटोज़ आती हैं या कोई ऑडियोज़ उनके हाथ में लगती हैं, उसके बाद ही वो हाथ डालते हैं। अदरवाइज़ वो भी कोई कच्ची गोलियाँ खेलते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर आई होगी, जिसके बेसिस पे इनको पकड़ा गया है और जो चोर होता है वो आफ्टर 1 ईयर वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। कहीं न कहीं खाई-पी बैठे हुए शाम को है तो पंजाबी, खाए-पिए बोल देते हैं, तो हो सकता है कहीं बोल दिया हो किसी फ़ोन के ऊपर किसी को धमकी दे दिया हो, कुछ भी हो सकता है इन ऑडियो कॉल्स। वहाँ पर रिकॉर्डिंग अगर एजेंसीज़ के पास आ गई हो,
उसको इमीडिएटली पकड़ लिया। जैसे ये तो आपने वही बात कर दी, मुझे लगता है आपकी जो केजरीवाल वाली सुई है ना, वो जाके कनाडा में भी अटक गई है, कि जैसे केजरीवाल बोलता है कि देखिए ये तो इलेक्शंस थे, इसलिए मुझे इन्होंने पकड़ लिया, वरना मेरे जैसा इतना बड़ा वर्ल्ड लीडर और उसे इलेक्शन से वैसे पहले पकड़ा है, क्योंकि मोदी जी मेरे से डरे हुए हैं, जबकि मेरा एक एमपी भी लोकसभा में नहीं है आज की डेट में। वही काम आपने अब ट्रूडोमल के साथ भी जोड़ दिया। इतना आपने केजरीवाल को कवर किया है कि अब ट्रूडोमल की आपको लगता है कि भैया अभी तो ये दिवस हुआ था, खालसा दिवस, 4 दिन के बाद आपने उसको पकड़ लिया। हर एक चीज़ इलेक्शन से और किसी इवेंट से जुड़ी हुई नहीं होती है, टाइमिंग होती है। जैसे सबूत आया पकड़ लिया, केजरीवाल का भी जब सबूत आया था, धर लिया। पर ट्रूडो जो है ना सर, उसके बारे में इसलिए ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो बहुत दिन से भारत के ऊपर आरोप लगाने में लगा हुआ है। उसके साथ अमेरिका भी है, एक पूरा का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। कभी कहते हैं फाइव आई जो है उनके पास पुख्ता सबूत है, आज तक वो सबूत दे नहीं पाया। तो वो किसी ना किसी कहते हैं ना ये इनके इन प्रकारेण भारत को इसमें ट्रैप करने के चक्रों में लगा हुआ है। इसलिए वो तो जब उसको मिलते हैं या नहीं भी मिलते तो क्रिएट कर लिए जाते हैं कि हाँ ऐसा हो गया है। भाई ये तो गैंग्स की भी तो आपस में वॉर हो सकती है ना। इस भारत को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है, रॉ का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है। वहां इतने सारे पंजाबी रहते, इतने सारे गैंग्स हैं, वहां पर आपस में लड़ नहीं सकते वो। और निज्जर कौन सा दूध का धुला हुआ था, वो भी तो सीआईए का एजेंट ही था ना बाय द एंड ऑफ द डे। देखिए, मुझे लगता है कि कनाडा के लिए वो दूध का धुला लगता था, क्योंकि उसका रंग बड़ा गोरा था, लाल भी था थोड़ा-सा, चुपेड़े खा-खा के। तो उस कई बार हो जाता है कि लोगों को लगता है कि यार ये दूध का धुला ही होगा, रंग देखकर। ऐसे तो ट्रूडोमल भी बड़ा देखने में गोरा-चिट्टा लगता है, दूध का धुला हुआ लगता है, लेकिन जो जयशंकर जी ने चपेड़े मारते हैं, तो निशान अभी तक उतरे नहीं हैं। तो होता है कई बार, यही फ़ायदा होता है गोरे होने का। लेकिन जो ये आप सोच के देखिए, ये जो एलिगेशंस हैं, क्या अकेला कनाडा आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है? आंसर है नहीं। कनाडा भी लगा रहा है, अमेरिका भी लगा रहा है, पाकिस्तान भी लगा रहा है, अभी जिसको देखो वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। और ये पिछले 1 साल से चल रहा है। रीज़न क्या है? उस वक़्त जब ये एलिगेशंस लगने शुरू हुए थे, हमारे यहाँ पर किसानों का एक आंदोलन चल रहा था। किसान भड़के हुए थे, उनको भड़काना था, तो ये स्टेटमेंट दे दी गई टेडी मल की तरफ से, यानी कि ट्रूडो की तरफ से। दैट मीन्स कहीं न कहीं यहाँ पर दंगे, फसाद, आग लगाने का एक मकसद था। रीज़न है कि हमारे इलेक्शंस आ रहे थे। कहीं न कहीं गवर्नमेंट को बैक फुट पे करना था। उधर से वो खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा में, इधर हमारे किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आप दंगे करो, सड़कें बंद करो, द जो गवर्नमेंट है उसको तंग करके रखो। ये मैटर है जिसके कारण 3 आई भी आ गया, 5 आई भी आ गया बीच में, वो टाँगें भी आ गई, बाजू भी आ गई, सब कुछ आ गया इनका। लेकिन हमने भी काट-काट के वापस भेज दिए। क्या कोई एक्शन हुआ? सिर्फ़ एक एलिगेशन लगाया जिसका कोई सिर-पैर नहीं है। और भई आपको याद होगा अमेरिका ने एक गुप्ते नाम का आदमी का नाम दिया था कि जी उसका देखो वो उसने निखिल था। निखिल गुप्ता उसकी सुपारी दी थी, उसने $1,00,000 दिया था, ये किया था, वो किया था और उसने आगे गूगल पे सर्च किया बंदे को, वो हिटमैन निकला, वो भी सीआईए का एजेंट निकला। बाकी इतना बड़ा हिटमैन गुप्ता, निखिल गुप्ता, उसने भी आगे गूगल पे जाके सर्च किया, आगे एक और हिटमैन को अपना सीवी ढूँढा उसने और वो सीआईए का एजेंट निकला। उसके बाद आपने निखिल गुप्ता के नाम की कोई न्यूज़ देखी? आपने देखा होगा कि बिल्कुल टैं-टैं फिश हो गई। अब इन्होंने कोई यादव पकड़ लिया कि देखिए जी अब यादव आ गया है बीच में, कि अब ये देखिए ये तो रॉ का एजेंट है। कभी ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बोल देते हैं कि हमारी खुफिया एजेंसी के अंदर भी रॉ के एजेंट है। फिर मुझे समझ नहीं आता कि एक स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कोई हमारे स्टेट के इलेक्शन हो या सेंटर के इलेक्शन हो, कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट इनकी तरफ से आ जाती है और फिर उसके बाद 2 महीने के बाद बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कोई स्टेटमेंट ही नहीं आती उसके बाद। दैट मीन्स ये सारा कुछ एक ही मकसद है, कहीं न कहीं भारत की गवर्नमेंट को बैक फुट पे लेके आया जाए। इनको ये नहीं पता, ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है, जो हाथ जोड़ के पगड़ी ढीली करके पैरों में रख देते थे। ऐसा ये मोदी हैं, ये किसी के प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। इसलिए जो छोटा-सा आदमी रखा है ना हमने आगे मोदी जी के, जयशंकर, उनको वो भी आजकल जवाब नहीं देते। उनके नीचे जो एक स्पोक्स पर्सन होता है, माइक के ऊपर आके वो छोटी-सी स्टेटमेंट देता है, "वी आर वॉचिंग द थिंग्स हैपनिंग इन देयर कंट्री" और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर इंटरफेयर करने की बजाय पहले अपने कंट्री में देख लो, आप क्या कर रहे हो? तो उनकी बल्कि अब तो जयशंकर जो हैं, वो भी जवाब नहीं देते, अंजू जी। अब तो जयशंकर का जो सबसे नीचे पैदा है, एक छोटा-सा स्पोक्स पर्सन वही चपेड़े मारने में कामयाब है। तो ये जो सारे काम हैं, जो ये अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट सपोर्टिंग ईच अदर। बट जैसे ही 4 जून आएगी
400 पार हम करके जाएँगे। ये सारे लाइन लगाकर हमारे यहाँ बैठे होंगे, मोदी जी साडे नाल एग्रीमेंट कर लो। और कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ़ 4 जून तक का ड्रामा है, उसके बाद कुछ नहीं होगा, ये सारे निज्जर-बिज्जर सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, ये खत्म हो जाएँगे। दूसरी बात, 2-3 चीज़ें बताता हूँ आपको मैं। दूसरा एक और चीज़ है, आपको मालूम है जो सिख कम्युनिटी है, वो इतनी बड़ी कम्युनिटी है कनाडा के अंदर कि अब वो स्विंग करते हैं इलेक्शंस को कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ट्रूडो भी उन्हीं के सपोर्ट से गवर्नमेंट में आया है। अब वो वहाँ पर खालिस्तानी हैं, नहीं है, क्या नहीं है, उस मैटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिख कम्युनिटी की बात करते हैं। उनको खुश करने के लिए तो वो वहाँ पर वो परना भी बाँध रहा है, तलवार भी पकड़ रहा है, झुक के, जो कि उनके कल्चर का पार्ट नहीं है, तो भी वहाँ पर वो माथा टेक रहा है बाबा जी के सामने। तो ये सारे ड्रामे हैं, ये तो हम भारत में 75 साल से देखते आ रहे हैं। राहुल गांधी एंड पार्टी जो सनातन को खत्म करने की बातें करते हैं, इलेक्शन से पहले मंदिरों में चक्कर लगाते हुए हमने उनको देखा है। टोडामल भी वही काम कर रहा है। तो ये इलेक्शंस का भी एक ड्रामा है कि देखिए, हम आपके साथ हैं, हमने सारे सबूत पकड़ लिए, अब हम भारतीय गवर्नमेंट को दबाएँगे और इंसाफ लेकर देंगे निज्जर की फैमिली को। ये हो गया दूसरा रीज़न कि अब एक कम्युनिटी को जिसको हम अपीसमेंट पॉलिटिक्स कहते हैं, ये उसका भी एक रीज़न है कि उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। और तीसरा है कि यहाँ पर गन डालते रहो, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हैं, कहीं न कहीं हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्हें फ़ायदा हो जाएगा मोदी जी को हराने के लिए। दैट इज़ ओनली फॉर पब्लिक कंजम्पशन, नथिंग एल्स, होगा कुछ भी नहीं। बिल्कुल एक फेक नैरेटिव सेट करने की ही बात है सुमित जी। पर आप देखो ना कि वॉशिंगटन पोस्ट या गार्जियन जैसे अखबार पाकिस्तान को लेकर लिख देते हैं कि 2020 के बाद पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी मारे गए, भारत ने मरवाया। पन्नू को लेकर भी अभी 4 दिन पहले खबर थी कि पन्नू को भी रॉ ने मरवाने की कोशिश की। रॉ ने सुपारी दी, रॉ के अधिकारी यादव के नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने दी। हाँ, तो अचानक से ये सारे कुकुर-मुत्ते की तरह कैसे आ गए? ये जो आईएसआई के हवाले से ये खबर छापी गई थी गार्जियन में कि पाकिस्तान में इतने-इतने लोगों को भारत ने मरवाया, तो इतने दिन तक सोई हुई थी क्या वहाँ पर आईएसआई? तब क्यों नहीं बोले? अब ये जो टाइमिंग है कि चुनाव के बीच में ऐसी खबरें छोड़ी जा रही हैं, वो कहते हैं ना फुलझड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं कि शायद कोई धमाका हो जाए, लेकिन उनको क्या पता उल्टा पड़ जाता है। यहाँ लोग बोलते हैं अच्छा, पीएम मोदी ने कहा ना हम घर में घुसकर मारते हैं, नया भारत है। और पाकिस्तान भी जाकर यूएन में रो रहा है, बचा लीजिए, घर में घुसकर मारता है ये भारत, तो ये तो नया भारत है। देखिए, मुझे तो समझ नहीं आती कि जो हमारा मीडिया है, उसे तो भगड़े डालने चाहिए हुँ, कि भई हमारा भारत इतना सक्षम है कि अब वो कनाडा हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, उनके घर में घुस के मारते हैं हम लोग और परवाह भी नहीं करते। और हुँ, जब ये स्टेटमेंट भी आया था वॉशिंगटन पोस्ट का, उसके बाद आपको याद होगा बेशक वो जयशंकर थे, बेशक वो हमारे अमित शाह थे, कोई भी थे, सबने किसी ने भी बैक फुट पे आकर स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने एक ही बात बोली कि क्या हम अपने दुश्मनों को खत्म करने में हमें हक नहीं है? अगर हमें हक है, क्या अमेरिका नहीं करता? क्या उसने ओसामा बिन लादेन को जाकर पाकिस्तान में घुसकर नहीं मारा? 10 साल तो उसको ढूँढते रहे और जब मिला तो जाके मार के आए। तो अगर भारत कर रहा है, तो फ़र्क क्या है? कि आपके लिए वो उग्रवादी है, आपको मारने का हक है, क्या हमें मारने का हक नहीं है? अभी तो हमने ये भी बताया नहीं है कि हमने किया है या नहीं किया है। लेकिन अगर मारे भी हैं, तो नागरिक नहीं मारे हैं, उग्रवादी मारे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? और हमें जो हमारा मीडिया है वो क्वेश्चन पूछता है गवर्नमेंट से, सर देखिए अब तो उन्होंने बोल दिया, हमारा नाम खराब हो गया है, वॉशिंगटन पोस्ट में आ गया है। वो आ गया तो आपको तो खुश होना चाहिए कि भारत घुस के मारता है और मोदी जी बार-बार बोलते हैं, मैं उसी भाषा में जवाब देना जानता हूँ जो सामने वाला मेरे साथ यूज़ करता है। एक, दूसरा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मेरी फितरत है। ये वर्ड यूज़ किया 2 या 3 बार अपनी मीटिंग्स में। मेरी फितरत है, मैं उसी भाषा में दूसरे आदमी को जवाब देता हूँ। और उसका आपने देखा है रिसेंटली जो ये पोलिंग हो रही है या जो ये सारे ये जलसे हो रहे हैं, जैसे मोदी जी ने एक विकराल रूप धारण किया हुआ है। राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, अब तो सोनिया गांधी को पहली बार उन्होंने मैंने उनको बोलते हुए सुना है कि देखिए रायबरेली से भाग गई, राजस्थान राज्यसभा में घुस गई है, लोकसभा के इलेक्शन से ही भाग गई और बेटा बोलता है डरो मत और खुद डर-डर के भाग रहे हैं। तो जैसे मोदी जी का ये जो स्टाइल है, मैंने कभी भी देखा नहीं है उनके 10 साल से जब पहले चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब भी मैंने उनको ऐसे ओपनली इतने उसमें जोश में बोलते हुए नहीं देखा है, जिसको मैं विकराल रूप बोलता हूँ। विकराल रूप के बाद अभी तो ये ट्रेलर देखा है पाकिस्तान ने। अगर पाकिस्तान आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस में गया है, उसका रीज़न है, अंजू जी,
हुँ। उनको भी दिखता है 400 पार होगा। मोदी जी इतनी स्ट्रेंथ से आएँगे कि 300 पार में भी 303 था, तो हमने सिर्फ 303 की रिवॉल्वर से गोलियाँ चलाई हैं। इस बार जब 400 पार आएँगे तो एस-400 है हमारे पास इस बार। अब समझ लीजिए क्या होगा। आप सोचो ना कि वहाँ वो फवाद चौधरी जो कुछ दिन पहले उसको पाकिस्तानी पुलिस गिरफ्तार करी तो भागता फिर रहा था, आजकल बड़ा शेर बनकर राहुल गांधी के बारे में कह रहा है कि राहुल इज़ ऑन फायर। मतलब हाँ, आग वहाँ लगी हुई है पाकिस्तान में, उसको फायर यहाँ दिख रही है। नहीं, नहीं, फवाद चौधरी ने बात बिल्कुल सही कही थी कि राहुल गांधी इज़ ऑन फायर। अब मैं आपको समझाता हूँ कि उसका मतलब क्या था। वो लॉयर है ना वो फवाद चौधरी, तो आप कई बार लॉयर्स की लैंग्वेज समझती नहीं है। उसका मतलब ये था कि जो राहुल गांधी की जैसे यहाँ पर जिसको बोलते हैं छितरौल हो रही है, कहीं भी जाता है तो उसके मंत्री छोड़ के जा रहे हैं, वो फॉर्म भरने जाते हैं तो फॉर्म ही गलत भर देते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं। तो इस सब कुछ देखने के बाद राहुल गांधी की जो तशरीफ है उसमें से आग निकल रही है। तो वो कह रहा था कि राहुल गांधीज़ बैक साइड इज़ ऑन फायर। तो ये और कोई फायर की बात नहीं थी और रॉकेट के अंदर भी जब रॉकेट ने उड़ना होता है तो उससे पहले काफ़ी ज़ोर से फायर निकलती है। उसके बाद वो रॉकेट उड़ जाता है। तो वही हाल 4 जून को होने वाला है। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, राहुल गांधी यहाँ से उड़कर आप समझ सकती हैं, वो उड़कर सीधा पहुँचेगा बैंकॉक। लाइट हाउस। वहाँ ना, ना, ना। वो जाएगा पहले बैंकॉक क्योंकि वहाँ पर जो ध्यान संध्या है, उसको वो करनी है संध्या के टाइम पर। वो संध्या में संध्या करेगा और उसके बाद फिर जब वो शांत हो जाएगा, ये मेडिटेशन के जो कैंप में जाता है, उसके बाद जाएगा नानी के घर। तो इसलिए जो बोल रहा है कि राहुल गांधी इज़ ऑन फायर, दैट इज़ वो रॉकेट वाली फायर जो उसे दिख रही है। क्योंकि फवाद चौधरी के भी फवाद चौधरी भी कुछ महीने पहले he himself was on fire and he was running around trying to save himself from going into the jail. अब राहुल गांधी भी ऑन फायर। चिंता मत कीजिए, जैसे फवाद चौधरी को कुत्तों की तरह उठाकर जेल में फेंका गया था, राहुल गांधी के साथ भी 4 जून को यही होगा। पर आप ये देखो पाकिस्तान इतना क्यों डरा हुआ है और पाकिस्तान को कांग्रेस से क्या लेना देना? हमेशा हमने ये देखा है कि कहीं न कहीं कनेक्शन है। इमरान खान राहुल गांधी के बयानों को उठाकर यूएन में बोलते हैं जब आर्टिकल 370 हटा था जम्मू कश्मीर से, तो कहीं न कहीं कोई न कोई कनेक्शन है। वो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर रोते हैं कि मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए और आज पाकिस्तान रो रहा है यूएन में जाकर कि मोदी से बचाओ। अंजलि देखिए, जो दुश्मन कंट्री होता है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा, आप हमेशा उसको ही सपोर्ट करेंगे। आपको याद होगा जब इमरान खान वहाँ पर प्रधानमंत्री थे, भारतीय आप भी, मैं भी, जितने भी यूट्यूब के ऊपर हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर हैं, हम भी बड़े शोज़ किए हमने इमरान खान को लेकर। हम बड़े खुश होते थे, देखिए इमरान खान वहाँ पे प्रधानमंत्री है, अपने ही कंट्री के टुकड़े-टुकड़े करने की बातें बोलता है कि अगर मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया, तो मैं अपने कंट्री के 3 टुकड़े कर दूँगा। ओ भई, हमारे से ज़्यादा खुश और कौन होगा? दैट मीन्स दुश्मन कंट्री में अगर बेवकूफ प्रधानमंत्री हो, तो हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए और हमने भारतीयों ने तो कितने-कितने करोड़ों रुपए इमरान खान को दिए, पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए और उनकी आर्मी की पतलून उतार कर ले जाने के लिए। आपको याद होगा 7 मई को उन्हीं के लोग इनके कमांडर हाउस में जाकर उसकी पतलून तक उठा के ले गए थे। वही पैसे हमने दिए थे इमरान खान को। वही काम अब पाकिस्तान भारत में कर रहा है। उन्हें मालूम है कि भारत में अगर कोई बेवकूफ है, तो एक राहुल गांधी है। तो उसकी फंडिंग, उसको सपोर्ट, उनको उसके साथ प्यार, ये सारा कुछ पाकिस्तान से आना, इट इज़ बट ऑब्वियस भई अगर हम इमरान खान को प्यार करते हैं, हमें भी हक है, तो उन्हें भी हक है राहुल गांधी के साथ प्यार करने के लिए, कांग्रेस को प्यार करने के लिए। और ये जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं, ये तो आपको मालूम है इनका डीएनए ही धोखाधड़ी का है और कांग्रेस के तो नाम जो है, वो शुरू ही कौन से होता है। कौन का मतलब समझती हैं, क्या होता है? पर एक चीज़ और है, आपको लगता है कि कोई ना कोई ये टूल किट तो ये लगातार एक के बाद एक लेकर आ रहे हैं। अभी न्यूज़ क्लिक को लेकर भी कितना बड़ा खुलासा हुआ है। वो जो प्रवीर पुरकायस्थ हैं, उनको लेकर जो दिल्ली पुलिस ने 8000 पन्नों की अपनी चार्जशीट फाइल की है, उसमें यहाँ तक खुलासे हुए हैं कि इनको 91 करोड़ मिला था चाइना से और इनके लश्कर-ए-तैयबा के साथ भी लिंक थे। उनको भी फंडिंग दे रहे थे। नक्सलियों को तो दे ही रहे थे, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन को भी फंड कर रहे थे। देखिए अंजू जी, जो पैसे मिलते हैं, वो फ्री में देयर इज़ नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। आप भी इतनी मेहनत करती हैं, क्या आपको फ्री में पैसे मिल जाते हैं? मेहनत करने से पैसे मिलते हैं, आपको कोई 90 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे देता? भई मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, हमेशा बार-बार हर शो में बोलता हूँ, किले के दरवाजे की हिफाज़त करने के लिए पैसे नहीं मिलते।
किले के दरवाजे अंदर से खोलने के लिए ही सोने के सिक्के मिलते हैं। और ये जो न्यूज़ क्लिक जैसे लोग हैं, ये तो झांकी है। अभी तो बहुत बड़े-बड़े नाम आएँगे लिब्रांडो के, जो सारे पैसे लेकर कैसे-कैसे ये आर्टिकल्स लिखते हैं, कैसी-कैसी वीडियोज़ बनाते हैं, कैसे-कैसे भ्रम फैलाते हैं। ओ भाई, 26 जनवरी को याद होगा, अभी जब किसान लाल किले की तरफ आ रहे थे, किसी बेशर्म, बेहया आदमी ने ये भी स्टेटमेंट दे दिया था लाइव शो में कि देखिए गोली चल गई है, एक किसान की मौत हो गई है। और उस बेशर्म ने उसके बाद माफ़ी भी नहीं माँगी। और ये काम क्यों किया गया था? ताकि वो लोग भड़के, आग लगे, मोदी जी का नाम खराब हो। ये काम कोई भी जो आदमी दिमाग वाला होगा नहीं करेगा। पैसे बोलते हैं, पैसे लेकर ही ऐसी स्टेटमेंट्स बोली जाती हैं जिसमें अपनी ही इज़्ज़त का धज्जियाँ उड़ जाएँ, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पैसे जेब में आने चाहिए। वही काम न्यूज़ क्लिक ने किया। और जो जो काम था, 90 करोड़ रुपए छोटी अमाउंट नहीं होती, एक जर्नलिस्ट के लिए या एक ऑर्गनाइज़ेशन के लिए। किसके लिए दिए थे? कि आप ये फंडिंग पहुँचाइए कश्मीरी टेररिस्ट को, नक्सलवाद फैलाने के लिए ये पैसे फैलाए गए। भारत के जो मैप है, उसमें टेम्परिंग की गई। लद्दाख को, अरुणाचल को चाइना का पार्ट दिखाया गया इनके अपने वीडियोज़ में और आर्टिकल्स में। अब आप सोचेंगे यार फ़र्क क्या पड़ता है? अगर न्यूज़ क्लिक ने हमारे मैप के साथ छेड़खानी कर ली, व्हाट मैटर इट इज़? क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे फ़र्क पड़ता है। जो हमारे दादा थे, उन्होंने अनडिवाइडेड इंडिया देखा था। उनके दिमाग में जब वो भारत का मैप देखते थे, उसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये पूरा मैप जिसको हम अखंड भारत बोलते हैं, वो अपने आप को उस मैप से रिलेट करते थे। जब हमारी जनरेशन आई, हमने वो डिवाइडेड इंडिया देखा, हम अपने आप को इस मैप से रिलेट करते हैं क्योंकि हमने यही देखा है। लेकिन आज जब ये नया मैप बार-बार टीवी पे आएगा, बार-बार आर्टिकल्स में आएगा, जो हमारी अगली जनरेशन है, वो अपने आप को उस नए भारत से जो फर्दर डिवाइडेड है, अरुणाचल चला गया चाइना के पास, लद्दाख उसके पास, वो उस मैप के साथ अपने आप को रिलेट करेंगे। और जब यहाँ पर कोई गवर्नमेंट या आप या मेरे जैसे लोग, जैसे आप प्रेज़िडेंट बन गए इंडिया के, मैं प्रधानमंत्री बन गया, हम लड़ाई कर रहे हों कि भई ये जगह तो हमारी है। और हमारे बच्चे बोलेंगे यार व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ये तो पहले चाइना का पार्ट था। अगर वो क्लेम कर भी रहे हैं तो भाई तुम पंगा क्यों ले रहे हो? ये जो गेम है ये आज की नहीं है, ये अगले 10, 20, 25 सालों लंबी गेम है और चाइना बहुत लंबी गेम खेलता है, ये मैं आपको समझा दूँ। पर आपको क्या लग रहा है जिस तरह से राहुल गांधी बड़ा जोर-शोर था कि वो अमेठी से उतरेंगे मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, बहन उतरेगी रायबरेली से बड़ा शोर था। रथ तक तैयार हो गया था अमेठी में, लेकिन हुआ कुछ नहीं। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली से आ गए। लेकिन रायबरेली से चुनाव राहुल लड़ रहे हैं, रावलपिंडी में उनके लिए कन्विंसिंग हो रही है। तो इस ये बैकफायर भी तो करता होगा ना, लोग भी तो देखते हैं कि पाकिस्तान को क्या इंटरेस्ट है राहुल गांधी में? देखिए, बेवकूफ ही होता है। इनको स्टॉप करना चाहिए था कि भई इलेक्शंस का टाइम है। ये वाली चीज़ें या ऐसी स्टेटमेंट्स ना दी जाएँ, मेरे लिए नुकसान होगा। बट बेवकूफ़ों के बट जो कम से सलाहकार कम होते हैं। सर अगर आ गई स्टेटमेंट तो उसको रिफ्यूट कर सकते हैं ना कि भाई इनसे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। देखिए, चक्कर क्या है, आपको याद होगा कि राहुल गांधी के सलाहकार भी उन्हीं के जैसे बेवकूफ़ हैं। मैं उसको बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपको याद है कि 6-7 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी कि राहुल गांधी वियतनाम में या फिलीपींस में कहीं दौरे पर जा रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को मिलने के लिए। अब वहाँ पर कौन आ रहा था? शी जिनपिंग खुद आ रहे थे एंड ही वाज़ गोइंग टू मीट देम। ये तो शी जिनपिंग बेवकूफ नहीं है इसकी तरह, राहुल की तरह। उन्होंने ही मना कर दिया इसको कि बेटा अगर तू यहाँ आया, तो तेरा करियर खत्म हो जाएगा। मोदी जी इतना स्पिन करेंगे इस चीज़ को कि मेरा भी नाम खराब होगा तेरे कारण कि इतना बड़ा वर्ल्ड लीडर शी जिनपिंग वो इत बेवकूफ को मिल रहे हैं, वो भी सीक्रेटली। दैट मीन्स तेरा जो 2008 का एग्रीमेंट अभी उसी का रोना-धोना खत्म नहीं हुआ है। ये 2024 का जो तेरी तेरी और मेरी मीटिंग होएगी, उसमें तो तेरा नाम और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। तुझे जो मैं प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ भारत का, वो सपना मेरा सपना ही रह जाएगा। इसलिए शी जिनपिंग ने ही इसको मना कर दिया। आखिरी सेकंड फिर रात को 9 बजे फ्लाइट थी, 8 बजे इसकी टिकट कैंसल करी गई है। ये एयरपोर्ट से ही वापस आ गया। तो इनके जो सलाहकार हैं कांग्रेस के, वही इतने बेवकूफ हैं, कुछ कहने की बात नहीं है। ना किसी चीज़ की समझ है, ना स्टेटमेंट देनी आती है, किसको मिलना है, कब मिलना है, क्या बोलना है, कुछ समझ ही नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से भी और डब्बू
जिसकी आप बात कर रही हैं, वो भी कितना बड़ा बेवकूफ़ है, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। 5 पार्टियाँ हैं अगर पाकिस्तान में, पाँचों के अंदर मंत्री रहा है और जौन-जौन सी गवर्नमेंट में मंत्री रहा है, वो गवर्नमेंट हमेशा गिरी है। यानी कि जिस-जिस बंदे को उसने सपोर्ट किया है, वो डूब गया। राहुल गांधी को सपोर्ट की करना शुरू किया, ये छठा आदमी है। पनौती है मतलब फिर तो अच्छा है कि फवाद चौधरी वहाँ बैठकर राहुल को सपोर्ट करता रहे, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बोल रहा है। ये कह रहा है कि अमेठी में तो नफरती हैं, स्मृति ईरानी हार जाएंगी, अमेठी उनको हराएगी, रायबरेली से राहुल तो झंडे गाड़ देंगे वगैरह वगैरह, ये सब बातें बोलनी शुरू हो चुका है फवाद चौधरी बेलगाम होकर। देखिए, पहली बात ये, राहुल गांधी का एक नारा था डरो मत, और खुद डर कर वायनाड से भागकर अमेठी आना था, रायबरेली चला गया। और भाई डरो मत, तुम्हारा नारा था, फेस करो ना स्मृति ईरानी को। अगर तुम इतने ही डरे हुए नहीं हो, मोदी को मैं दिखाऊंगा सियासत क्या होती है, वाराणसी से लड़ ले, हिम्मत है तो डरो मत का नारा दे रहे हो अपने लोगों को, और खुद डर कर, छुप कर तुम रायबरेली पहुंच गए। और इसीलिए ये बहुत बात बार बार बोलता हूं मैं, जितना ज्यादा ये बोलते हैं ऊंचे ऊंचे, अपने ये ना इनके अल्फाज ऊंचे होते हैं, उतने ज्यादा डरे हुए होते हैं। और कांग्रेस का तो ये हाल है, एक एक करके इनके लोग जो नामांकन पत्र, क्या होता है वो नाम ये नॉमिनेशन। नॉमिनेशन पत्र जो भरने जाते हैं, सॉरी यहाँ तो आपको मालूम है थोड़ी मेरी हिंदी का स्टेटस ऐसा ही है। तो ये जो भरने जाते हैं नॉमिनेशन पेपर्स, भरने जाते हैं नॉमिनेशन पेपर अपना, और वहां पर कांग्रेस की बजाय बीजेपी लिख के आ जाते हैं। ये हालत है कांग्रेस के लोगों की आज की डेट पे, और वहां पर ये अपने लोगों को बोल रहे हैं डरो मत। ओ भाई, जो जगन्नाथपुरी है वो भी गया, आज की तो लेटेस्ट ये है। ये हालत है कि वहां पे पात्रा जी, मुझे लगता है अनपोस्ट जीतने वाले हैं, 3 नॉट तो ऑलरेडी हो गया है। आप ये सोचो ना कि पुरी में तो बेचारी जो इनकी उम्मीदवार थी, उन्होंने कहा कि उनको पैसा ही नहीं मिला पार्टी से, तो कैसे चुनाव लड़े, प्रचार करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। और राहुल गांधी भी कहते कि रेल का टिकट खरीदने का पैसा नहीं, पोस्टर बैनर लगाने का पैसा नहीं है, लेकिन रायबरेली जाते हैं चार्टर्ड विमान में सवार होकर। तो फिर ये दोगलापन नहीं है? पैसा नहीं है कांग्रेस के पास, ऐसा कैसे कह सकते हैं राहुल? अंजू जी, मैं खुद बड़ा हैरान था, कल तो मेरी वाइफ के साथ भी लड़ाई हो गई थी, यही इसी बात के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत परेशान था, तो वो मुझे बोल रही थी, "तू परेशान क्यों हो रहे है इतना ज़्यादा? ऐसा क्या हो गया है?" मैंने कहा, "यार, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी भारत की, और उनके पास बेचारों के पास पैसे भी नहीं हैं, धड़-धड़ ठोकरें खा रहे हैं, और राहुल गांधी को बेचारे को 2 चार्टर्ड प्लेन करने पड़े रायबरेली में अपने नॉमिनेशन पेपर को भरने के लिए। ये बेचारा पैसे कहाँ से लेके आया होगा? किससे भीख माँगी होगी?" मैं इसी बात के लिए परेशान था। मेरी तो वाइफ के साथ पहली बार कल राहुल गांधी को लेकर लड़ाई हुई है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे देश में? मोदी जी जो कर रहे हैं इस गरीब के साथ, क्योंकि उसकी माता के अकाउंट में सिर्फ 90,000 रुपए थे। मुझे बड़ा दुःख हुआ उस दिन देखकर कि मोदी जी बहुत गलत कर रहे हैं। इतनी सीधी-सादी 200 रुपए की फटी हुई कोई साड़ी-सी डाल के पता नहीं कहाँ से माँग कर सोनिया गांधी आती है। 90,000 रुपए सिर्फ उसके खाते में, कैसे ये पार्टी चलाते होंगे? चार्टर प्लेन में कैसे आते होंगे? कितनी उधारी अपने सर पे उठाई होगी? वो भी 2-2 प्लेन, क्योंकि एक प्लेन में नहीं आ सकते थे। इतने इम्पोर्टेंट लोग हैं, कहीं कहीं गिर जाए, कुछ हो जाए, तेल खत्म हो जाए रास्ते में। ना ना ना, तेल खत्म होने का तो लफड़ा ही नहीं था, क्योंकि बहन भाई के विमान में नहीं बैठी थी ना, बहन तो नाराज होकर दूसरे विमान में थे, अशोक गहलोत वाले। नहीं, कई बार क्या होता है कि सिक्योरिटी रीज़न भी होता है कि अगर कहीं एक प्लेन गिर जाए, तो सारा का सारा परिवार ही चला जाएगा। तो भई एक और भी तो चाहिए ना, जो उस जिसको बोलते हैं कि इमोशनल वोट को एनकैश करने के लिए, और ये फैमिली तो इमोशनल की जो कार्ड है, वो बहुत अच्छी तरह से खेलना जानती है, इसलिए 2 प्लेन थे। ये तो मुझे लगता है कि ना मौसम खराब हुआ, तो ना ही पायलट ने कोई ऐसी हरकत करी कि भई एक फैमिली के आधी फैमिली को उड़ा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कितनी गरीबी में ये बेचारे चार्टर्ड प्लेन लेकर वहाँ गए, मुझे बड़ा दुःख हुआ, मुझे इतना टच हुआ है कि शायद मैंने आंसू भी बहाए हैं इनकी गरीबी के ऊपर। हाँ, भगवान करे इस दुनिया में ऐसे हर आदमी गरीब हो, जो चार्टर्ड विमान में घूमे, एक-एक नहीं 2-2 विमान में घूमे। लेकिन आपको रॉबर्ट वाड्रा के आंसू नज़र नहीं आए? बेचारे तो मंदिर-मंदिर जाकर, हाथ में रुद्राक्ष पहनकर, तिलक लगाकर, भगवा पहनकर ये कह रहे थे कि रायबरेली मुझे बुला रही है। ये तो राहुल को बुला लिया। देखिए, मुझे लगता है कि अब इन्होंने, जैसे आपको याद होगा कि इवन अमेठी के अंदर, जो उनके ऑफ़िस में काम करने वाला आदमी है, उसको बोल दिया कि तुमने इलेक्शन लड़ने हैं। वो बोलता अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा नाम दे दिया है कि तुमने लड़ने हैं इलेक्शंस को। मुझे लगता है इन्होंने ऐसा ही काम रॉबर्ट वडेरा के साथ भी करना है कि बेटा तू यहाँ से लड़ रहा है।
अब देखते हैं कहाँ का नाम उसका भी आता है। आएगा कि नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लगा वो हुआ है कि उसे कहीं से टिकट मिल जाए। देखते हैं किसके साथ उसका मुकाबला करवाते हैं। अगर देखो मज़ा तब आएगा जब प्रियंका या वाड्रा या इनमें से कोई भी मोदी जी का मुकाबला करे। लड़ाई है तब बराबर की। लेकिन अदरवाइज़ छोटे-मोटे से करके फिर गादी फैमिली अपनी ही नाक कटा रहे हैं, वैसे तो नाक रही नहीं है, क्योंकि दादी जब गई थी तभी नाक चली गई थी। लेकिन फिर भी नाक समझ लेते हैं कि चलो नाक नादी से नाक मिलती है, तो भई नाक का ही कोई असर वो कर लो अपना, कोई इज़्ज़त रख लो। लड़ाई करनी है किसी बड़े आदमी से करो। ये छोटे-मोटों से जीत भी गए, क्या फ़र्क पड़ता है? समृद्धि से लड़ के दिखाओ ना। वहाँ से तो लड़ेंगे नहीं, लेकिन अब दावे हो रहे हैं रायबरेली से तो वो इतने लाख से जीतेंगे, तो वहाँ से जीत भी जाएँगे तो कौन-सा बड़ा कमाल कर देंगे, गांधी परिवार है भाई, इतने साल की पुश्तैनी सीट है, तो उसको जीतने में कौन-सा कमाल है? कहीं बड़े नेता के सामने लड़ो, स्मृति के सामने लड़ते तो समझ में आता कि उनको डर नहीं लगता, लेकिन अब जिस तरह से वो अमेठी से भागे तो डर तो लग रहा है। लेकिन आपको पाकिस्तान का क्या लग रहा है? पाकिस्तान को तो 4 जून के बाद बड़ा बुरा हाल होने वाला है, साथ-साथ पड़ोसी चाइना का भी। देखिए, चाइना में ऑलरेडी बातें चल रही हैं। मैं आपको चाइना का पहले इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ आई एम हियर। मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है यहाँ पर। जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं। कल मेरी एक यहाँ पे एक जगह है जुहाई, मकाऊ के पास। मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे किसी कंपनी ने बुलाया है। संडे का दिन है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। दे आर थिंकिंग नाउ ऑफ शिफ्टिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग बेस टू भारत। उन्होंने बोला कि वी आर सीइंग कि भारत बढ़ रहा है, राइज़ कर रहा है, वहाँ पर कंज़म्पशन्स बढ़ रही हैं और जो वहाँ पे गवर्नमेंट आने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। तो यानी कि यहाँ पर भी ये हुँ, बात चल रही है एंड वन क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज़ कि क्या मैं अगर अगले 6 महीने में अपनी फैक्ट्री को इंडिया में लगाता हूँ, क्या मैं इंडिया में लगाऊँगा या भारत में लगाऊँगा? कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? भी यहाँ पर भी जो लोग हैं, उन्हें लगता है कि अब ये इंडिया नहीं रहेगा, ये भारत बन जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी 6 महीने पहले चाइना के अंदर मुझे कई लोगों ने बोला कि भई हमें सुना है कि तुम लोग अपना नाम चेंज कर रहे हो। इंडिया से यू नो यू आर कीपिंग योर कंट्रीज़ नेम एज़ बहारा। तो उनको भारत नहीं बोलना आता तो दे वर थिंकिंग इट इज़ बहारा। तो हुँ, मैंने बोला यस हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल नाम था। लेकिन वो ठीक है, वो जो स्पेशल सेशन हुआ हमें लगता था कि नाम चेंज होने वाला है, मोदी जी ने नहीं किया बट वो रिपल्स है मार्केट में, तो वो दिमाग में लोगों के अभी भी है कि अब क्या मोदी जी जब इतने स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ वापस आएँगे, क्या वो भारत में हम एंट्री लेंगे या इंडिया ही रहेगा? तो कहीं न कहीं ये एक एंथुसियाज़्म है, एक फोर्स साइटेडनेस है, जो बिज़नेस पीपल होते हैं और जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो हमेशा भाँप लेती है कि आगे क्या होने वाला है। तो ऑलरेडी पीपल आर टॉकिंग। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके माध्यम से, मैं बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को भारत लेके आने वाला हूँ 4 जून के बाद। आप देखते जाइए। आपके मुँह में घी, शक्कर, रसगुल्ले आप ज़रूर लेके आएँ बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों को 4 जून के बाद भारत, लेकिन चलते-चलते अपने दर्शकों को ये ज़रूर कह दें कि 5 दौर की वोटिंग बची है, घरों से बाहर निकलें, कृपया करके अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करें, वोट ज़रूर करें। देखिए वोट जो है लोगों को लगता है यार ये ना मेरा फंडामेंटल राइट है। हुँ, मैं इसको डिफरेंटली देखता हूँ, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है। बिल्कुल। ये हमारे फ्यूचर को इफ़ेक्ट करता है। हम शायद कई बार जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हमारे स्टेट में, हमारे घर के पास, हम हमेशा गवर्नमेंट को गालियाँ निकालते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया? लेकिन मैं आज सबसे पूछता हूँ आपने क्या किया? आपने किसको चूज़ किया? आपने बटन किसको दबाया? किसका नहीं दबाया? जब आप जाकर वोटिंग ही नहीं करते तो आपको बोलने का भी हक नहीं है। अगर आपने वोटिंग नहीं करी है फॉर एनी रीज़न आपने किसी और को टच किया, किसी को लेकर गए, किसी से वोटिंग करवाई। मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़। लास्ट टाइम जब पंजाब में इलेक्शन थे, मैं पंजाब में था। जब मैं वहाँ वोटिंग करने गया तो पता लगा कि मेरी वोट ही कैंसल कर दी है। तो मैं वहाँ पे वोट नहीं कर पाया। लेकिन मैं अपने साथ कितने लोगों को लेकर गया हूँ कि जाकर वोट करके आइए। ये एक तरीका होता है, ये अगर आपकी किसी रीज़न के कारण आप कहीं और रहते हैं, आप वहाँ पर वोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि कई बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, कई किसी और स्टेट में काम कर रहे हैं। आपका वोटिंग जो है आप वहाँ पर वापस जाकर वोटिंग नहीं कर सकते। तो ये मत सोचिए कि मेरी तो वोट मैं डाल नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूँ? भई आप खुद नहीं कर सकते, 5 लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाकर तो लेके जा सकते हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये भी एक सेवा है, जो आप कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ विल आपके अंदर विल होनी चाहिए।
देश प्रेम होना चाहिए, फिर सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि आप जाकर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और वोट ज़रूर दें। सुमित जी, आज आपने पाकिस्तान से लेकर राहुल गांधी से लेकर जो तमाम विषय हैं, उस पर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए खास तौर से समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम।